नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग नेशनल करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे और अभी जो 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 12 फरवरी को, इसमें करंट अफेयर का एक अहम रोल होगा। तो उसके रिगार्डिंग जितना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा, वो नेशनल हो या बिहार हो, हम सारे करंट अफेयर को वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए, आज से हमारा यह वीडियो स्टार्ट हो रहा है। आज पहला वीडियो है। पहले हम देखेंगे कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी का 2 एग्ज़ाम हुआ है। एक 8 मई वाला हुआ। 8 मई की हम बात करें तो यहाँ से 24 क्वेश्चन पूछा गया। जो 30 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 26 क्वेश्चन पूछा गया था। सीडीपीओ एग्ज़ाम की बात करें तो सीडीपीओ के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का, और डबल एओ का अभी जो पेपर हुआ था उसमें 25 क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम एवरेज देखें तो आप एक कह सकते हैं कि 24 से 30 के बीच में बीपीएससी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ रहा है अपने पेपर में। ये अभी हाल फिलहाल में जो 4 परीक्षा हुआ है उसका एक ट्रेंड है, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारा जो 12 फरवरी को एग्ज़ाम होगा उसमें यही 25 से 30 के बीच में करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर यही ट्रेंड को रखा गया तो, ठीक है। तो हम इसी हिसाब से तैयारी करेंगे कि हमको 25 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के मिलेंगे। तो अब 25 क्वेश्चन के लिए आप कितना टाइम देंगे ये आप देख लीजिएगा, है ना। 1-2 घंटा डेली दीजिएगा। ये नहीं कि एकदम छोड़ दीजिए, चाहे एकदम 4 घंटा 5 घंटा बैठ के करंट को दे रहे हैं, उतना नहीं देना है। जितना इसका वेटेज है उसके हिसाब से हमको टाइम देना है। रोज़ अगर आप 1-1.5 घंटा भी टाइम दे रहे हैं तो करंट अफेयर आपका बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात, करंट अफेयर के लिए हम लोग अभी वीडियो ला रहे हैं। वीडियो के साथ में जनवरी फर्स्ट वीक में आप देखेंगे, जनवरी फर्स्ट वीक में आपको बीपीएससी कंसेप्ट वाला का मैगजीन आएगा। उस मैगजीन में नेशनल और बिहार दोनों कवर रहेगा। तो आप जिस भी सोर्स से जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम वीडियो भी बनाएंगे, साथ में बुक भी लाएंगे, और बुक में जो आएगा लगभग आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन टकरा जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक मोदी सर्किट बन रहा है। मोदी सर्किट कहाँ बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपने सुना होगा न्यूज़ में कि मोदी जी एक बार गए थे उत्तराखंड का जो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसमें मैन वर्सेस वाइल्ड उसको आपने देखा होगा। उसके जो होस्ट हैं बियर गिल्स नाम है उनका, उन्हीं के साथ मोदी जी गए थे। इनके साथ कहाँ गए हैं? उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहीं पे गए थे। और बियर गिल्स और मोदी जी दोनों आदमी वहाँ पे मतलब जो नेशनल पार्क में जाकर ये लोग कुछ एरिया को ये लोग घूमे थे। मतलब जिस एरिया से ये लोग गुजरे थे उसी एरिया को एक सर्किट के रूप में बनाया जाएगा। और अगर आप अभी घूमने जाएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, तो इस सर्किट को सजाया जाएगा और आपको पर्यटन के दृष्टिकोण से, मतलब टूरिज़्म के दृष्टिकोण से इसको बनाया गया है, और आपको घूमने को मिलेगा कि इसी रास्ते से मोदी जी गुजरे थे। तो ये सब एक टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, अच्छा चीज़ है। तो ये हुआ कहाँ पे है? ये बन रहा है आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अब आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है। मोदी सर्किट किस स्टेट में है, ये पूछा जा सकता है, या मोदी सर्किट किस नेशनल टाइगर रिजर्व में है, नेशनल पार्क में है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से आप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि इसका पुराना नाम क्या था। इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क इसी का नाम है। बाद में इसका नाम हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और आप पढ़े होंगे कि टाइगर प्रोजेक्ट आया था। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में आया था। कब आया था? 1973 को आया था। तो यहीं पे लॉन्च किया गया था। शुरुआत में आप देखेंगे टाइगर प्रोजेक्ट भारत के 5-6 नेशनल पार्क में मतलब लॉन्च किया गया था उसको। तो पहला नेशनल पार्क था कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहीं पे
लॉन्च किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट को। तो इतना काफ़ी सफिशियंट है इसके लिए। अब उत्तराखंड का जिक्र हो रहा है तो उत्तराखंड के बारे में एक न्यूज़ और देख लेते हैं। उत्तराखंड एक इनिशिएटिव लाया है कि प्रत्येक जिला में, जिला का एक गांव, प्रत्येक जिला में एक गांव को संस्कृत भाषी, मतलब एक गांव ऐसा बनाया जाएगा जिसमें संस्कृत बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इनिशिएटिव लेने वाला उत्तराखंड पहला गांव है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि संस्कृत को ही क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उत्तराखंड का जो सेकंड लैंग्वेज है वो संस्कृत है। जैसे बिहार का सेकंड लैंग्वेज उर्दू है, वैसे ही उत्तराखंड का सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है। तो अपने जो दूसरा उसका भाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा इनिशिएटिव ला रहा है कि जिला का एक गांव संस्कृत भाषी हो, मतलब जिले में एक गांव ऐसा हो, हर जिला में एक गांव ऐसा हो जहाँ पे लोग संस्कृत को बोले, संस्कृत को समझे, संस्कृत के कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड, तो आप याद रखेंगे। एक और न्यूज़ है उत्तराखंड के बारे में, अगर हम देखें तो एक बन रहा है हिमालयन स्पाइसेस, हिमालयन स्पाइस गार्डन। यह रानीखेत में बन रहा है। ठीक है, यह रानीखेत में बन रहा है। यह भारत का पहला है। आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालयन स्पाइस गार्डन कहाँ बन रहा है, यह बन रहा है रानीखेत में। यह भारत का पहला इस तरीके का गार्डन है। ठीक है, तो ये 2-3 न्यूज़ था उत्तराखंड से। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूज़ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। देखिए, यह इससे आपको सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ बन रहा है, तो यह उत्तर प्रदेश में बन रहा है। इसमें ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। एक फैक्ट है इसमें, आप जानिए। इसका अगर हिंदी की बात करें तो हो जाएगा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र। यह यूपी में बन रहा है और इजराइल की मदद से बन रहा है। बस इसमें 2 ही फैक्ट पूछा जा सकता है, ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब यूपी की बात आ रही है तो यूपी में 1-2 फैक्ट है वो हमें जानना है। आपने सुना होगा क्या, हिस्ट्री में पढ़ा होगा अच्छे से, काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था। ठीक है, ये होता कब है, एग्जाम में कई बार ये पूछा है सवाल। 9 अगस्त 1925। अगर नहीं पता है तो इसको जाके मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन रॉबरी को, काकोरी कांड इसको कहते हैं, इसका नाम बदल के रख दिया काकोरी ट्रेन एक्शन डे। देखिए, आपसे यह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल के क्या रखा है, या इसका नाम बदला है किस सरकार ने बदला है, दोनों क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसका तो नाम बदला इस साल हुआ। इस साल की बात करें, 9 अगस्त 1925 को एक घटना हुआ था। इसी साल 9 अगस्त को, मतलब इसी के सालगिरह पे हम कह सकते हैं, एक संगीत नाटक एकेडमी है। संगीत नाटक एकेडमी मतलब जो थिएटर वगैरह ड्रामा लोग जो करते हैं उन्हीं का एकेडमी है। वो क्या किया, एक इनिशिएटिव लाया है, उसका नाम है, इनिशिएटिव का नाम है रेडियो जय घोष। रेडियो जय घोष इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव से होगा कि यूपी में जो 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट में भारत के कल्चर को, हिस्ट्री को बताया जाए, मतलब वहाँ भारत के इतिहास को, है ना, पूरे इतिहास को हर जिला में साहित्य के माध्यम से, संगीत नाटक एकेडमी के माध्यम से, ड्रामा के थ्रू या कहानी के थ्रू लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, अपने कल्चर से लोगों को जोड़ा जाए। कहने का मतलब है काकोरी ट्रेन रॉबरी जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, उसके सालगिरह पे उत्तर प्रदेश सरकार का जो संगीत नाटक एकेडमी है वह एक रेडियो जय घोष नामक कार्यक्रम लॉन्च करता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रेडियो जय घोष कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो आप आंसर लगाएंगे संगीत नाटक एकेडमी। ठीक है, ये सब 2-3 फैक्ट यहाँ से देख लेंगे। चलिए, एक नेचर इंडेक्स है। नेचर इंडेक्स
क्या है, देखिए नेचर इंडेक्स में हम देखेंगे लगभग 10,000 इंस्टीट्यूशन का इसमें लिस्ट किया रहता है। यह इंडेक्स अभी हाल ही में अपना रिपोर्ट जारी किया और उसमें कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इस लिस्ट में टॉप पे है ना। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नेचर इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। बाकी डिटेल में यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना का सफिशियंट है आपके लिए। एक गोल्डन ज्वाइंट है। गोल्डन ज्वाइंट क्या है भाई? गोल्डन ज्वाइंट एक रेलवे ब्रिज बन रहा है, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। कहाँ पे बन रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर में जब आपको कुछ भी नहीं पता चले और ऑप्शन में चिनाब रिवर लिखा रहे तो आप आँख मूंद के मारेंगे चिनाब रिवर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे जितना मतलब न्यूज़ में चीज़ें आती हैं मैक्सिमम चीज़ चिनाब रिवर पे ही होता है। तो अगर आपको पता है कहीं और हुआ है तब तो सही है। अगर नहीं पता हो, अगर जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर आपको कहीं दिख रहा है तो सीधे आप आंसर मारेंगे चिनाब रिवर। यह हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, इसको गोल्डन ज्वाइंट नाम दिया गया है। अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर है, हालांकि ये सब नहीं पूछेगा, फिर भी 359 मीटर ऊंचा है ये गोल्डन ज्वाइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश का एक दो न्यूज़ चर्चा में रहा है। एक होता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम होता है कि बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पे रोड बनाने का, कंस्ट्रक्शन करने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। यह अरुणाचल प्रदेश में एक रोड बना रहा है और उस रोड की खासियत होगा कि रोड तो बन रहा है लेकिन रोड की खासियत है कि वो स्टील स्लैग का बन रहा है। और स्टील स्लैग का रोड हमने आपको बताया था, पहले करंट अफेयर पढ़ाया था तो हमने बताया था कि गुजरात में बन रहा है। गुजरात में कौन जगह है? सूरत में बन रहा है स्टील स्लैग से। लेकिन ये आपका बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर एरिया में पहली बार अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे एक ऐसा रोड बन रहा है जो स्टील स्लैग से बन रहा है। इसकी खासियत क्या होती है? स्टील स्लैग के बारे में हमने आपको बताया था कि यह सस्ता होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, काफ़ी किफ़ायती होता है और सस्ता भी होता है और बहुत मजबूत भी होता है, ठीक है। और स्टील की बात करें तो स्टील का टॉप प्रोड्यूसर कौन है दुनिया में? चीन है और 2 नंबर पे इंडिया है। ये आप याद रखेंगे, टॉप प्रोड्यूसर 1 नंबर पे चाइना है, 2 नंबर पे इंडिया है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश का तो एक और न्यूज़ है कि यहाँ पे स्कूल एजुकेशन को अच्छा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग से एक टाई अप किया है अरुणाचल प्रदेश 3 साल के लिए, कि 3 साल नीति आयोग और अरुणाचल प्रदेश दोनों मिलके साथ साथ काम करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा को किस तरीके से बेहतर किया जा सके, ठीक है। देखिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि स्कूली शिक्षा पे कोई ध्यान तो दे रहा है, नहीं तो स्कूल वगैरह तो ऐसे ही बंद हो रहे हैं। बहुत सारे स्टेट में, हरियाणा में देखेंगे, गुजरात में देखेंगे तो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, है ना। तो कम से कम सरकारी स्कूलों पर लोग ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो यह अरुणाचल प्रदेश और नीति आयोग का एक टाई अप बना है, 3 साल तक हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इनिशिएटिव होता है, फेस्टिवल होता है या समिट होता है, तो उसके बारे में सिर्फ यही पूछा जाता है कि यह कहाँ पे हुआ था, उसके बारे में 2-3 फैक्ट होगा तो हम एक जगह लिख दिए हैं और उसको थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं। एक हुआ है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ है? यह हुआ है कोलकाता में। कोलकाता में हुआ है। इससे होगा क्या, जो सी फूड हैं उसके एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा देंगे। किस तरीके से हम इसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, ये सारा इनिशिएटिव यहाँ पे कोलकाता में लिया गया, तो यह उसी की बात करता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ पे हुआ है, तो कोलकाता में हुआ है। दूसरा एक हुआ है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट, ये कहाँ पे लगा, यह इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है। यह लगा है पानीपत में। पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। किसके द्वारा लगाया गया है? IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा लगाया गया है।
तो आप याद रखेंगे सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगा है, हरियाणा में लगा है। एक बन रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए, एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ बन रहा है, यह बन रहा है नोएडा में। नोएडा का जगह का बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर हमेशा चर्चा में ही रहता है, कोई घटना के लिए, है ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज बन रहा है, यहाँ पे अपने कल्चर को कल्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा और उसको संरक्षित किया जाएगा, मतलब पूरा कल्चर से रिलेटेड यह एक इंडियन यूनिवर्सिटी होगा। तो आप याद रखेंगे, इस तरीके का भारत का पहला यूनिवर्सिटी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत रंग महोत्सव, नहीं यहाँ पे है ना, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ड्रोन स्कूल, नॉर्थ ईस्ट का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे बन रहा है, यह बन रहा है असम में। अगर असम की बात करें तो गुवाहाटी में बन रहा है, असम के गुवाहाटी में बन रहा है। और देखिए ड्रोन स्कूल पहला कहाँ बन रहा है, अगर हम इसके पहले ही बात करें तो हमने आपको बताया था ग्वालियर में बन रहा है, एमपी में। लेकिन यह जो बात कर रहे हैं यह नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट ग्वालियर में नहीं आता है, नॉर्थ ईस्ट में ग्वालियर तो आता नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट की अगर बात होगी तो असम की बात होगी और भारत की बात होगी, जहाँ पे अगर ऑप्शन देख लेंगे और नॉर्थ ईस्ट नहीं दिखा रहेगा तो आप ग्वालियर को आंसर मारेंगे, ठीक है। एक भारत रंग महोत्सव हो रहा है, तो देखिए यह हर चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ दिमाग भी लगाइए। भारत रंग महोत्सव, सबसे रंगीन शहर कौन सा है भारत में, अगर सबसे रंगीन शहर की बात करें तो मुंबई है, सपनों की नगरी है मुंबई, यहीं पे वो भारत रंग महोत्सव। और इस टाइप से ना क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इजी सवाल फैक्चुअल बनता है, यह कहाँ हुआ है, यह शो कहाँ पे हुआ है, फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, ये सब पे भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो भारत रंग महोत्सव हुआ है। और युवा संवाद इंडिया एट 75 यह हुआ है दिल्ली में। आप ऐसे याद रखेंगे, रंग महोत्सव रंगीन नगरी कौन है, मुंबई है। युवा संवाद डिबेट डिस्कशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, पार्लियामेंट होगा, वहीं पे ना होगा, तो दिल्ली में होगा, ठीक है। इसे रटने की जरूरत नहीं, एक बार देख लीजिएगा दिमाग में रहेगा। यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा यह कहाँ पे होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करें तो यह होगा इंदौर में। यह किस दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, यह होता है 9 जनवरी, हर साल 9 जनवरी को होता है, क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, तो उनके आने के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 2003 से, 2003 से हर साल मनाया जाता है। तो अब आपके दिमाग में आया होगा एक बात कि यह मनाया जाता है 2003 से, तो आखिर 2003 में ऐसा क्या हुआ, कौन आदमी यह विचार दिया, कोई आदमी के दिमाग में यह विचार आया होगा ना। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यह विचार किसके द्वारा दिया गया था, क्योंकि बड़ा फेमस आदमी दिया है यह विचार। तो यह जो विचार दिए हैं उनका नाम है एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। एल.एम. सिंघवी कौन है, आपने पढ़ा होगा पंचायती राज कमेटी का एक कमेटी बनता है 1986 में, एल.एम. सिंघवी बनाते हैं, ठीक है। पंचायती राज टॉपिक जाके पढ़ लीजिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 में आया था, और यही एल.एम. सिंघवी 2003 में सरकार को ये सुझाव देते हैं, राय देते हैं कि गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी को, तो इनके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाए, और उसके बाद से 2003 से हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके सिफारिश पे ये मनाया जाता है, तो एल.एम. सिंघवी इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। देखिए यूनेस्को का 1-2 लिस्ट होता है, एक टेंजिबल होता है, एक इंटेंजिबल होता है। तो दुनिया में जो भी मतलब विरासत की चीज़ें लगती है, हेरिटेज की चीज़ें लगती हैं कल्चर में, उसको यूनेस्को अपने लिस्ट में शामिल करता है, और यह टूरिज्म के दृष्टिकोण से काफ़ी उत्कृष्ट हो जाता है ना। तो अब देखिए इसमें 2 चीज़ों को शामिल किया गया है। एक तो आप देखेंगे
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में एक है आपको गरबा डांस, गरबा नृत्य। यह कहाँ का है? यह है आपको गुजरात का, गरबा डांस है गुजरात का। ठीक है, इसको शामिल किया गया है। आपसे सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में किसको शामिल किया गया है? तो गरबा डांस को। ठीक है, एक होता है यूनेस्को का ही है, एक है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। देखिए इंटेंजिबल ये नहीं है, दूसरा लिस्ट है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें मुजफ्फरपुर का एक कॉलेज है लंगट सिंह कॉलेज। यह मुजफ्फरपुर का सबसे फेमस कॉलेज में आता है लंगट सिंह कॉलेज। और यह मुजफ्फरपुर कहाँ पे, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, बिहार में है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, यह तो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर वाला, क्योंकि बिहार है, बिहार स्पेशल में भी आ सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए, तो हेरिटेज लिस्ट में दो शामिल हुआ है, एक तो इंटेंजिबल में गरबा हुआ है और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज शामिल हुआ है। एक रामसर साइट है। देखिए रामसर साइट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और यह अभी करंट में रहा है। रामसर साइट है क्या? यह एक वेटलैंड है, वेटलैंड का लिस्ट है, इसमें वेटलैंड का लिस्टिंग किया जाता है। यह रामसर है क्या? रामसर एक शहर है ईरान का। ठीक है, 1971 में एक समिट हुआ था यहीं पे वेटलैंड को बचाने के लिए, इसीलिए हम शहर के नाम पे इस कन्वेंशन का नाम रख दिए कि रामसर कन्वेंशन हुआ। और उसमें जो भी हमको वेटलैंड से बचाने के लिए जो हमें वेटलैंड को शामिल करते हैं उसको रामसर साइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है कि हमेशा नए नए वेटलैंड इसमें शामिल होते रहते हैं। भारत में अभी टोटल 75 वेटलैंड हो गए हैं जो कि रामसर साइट में लिस्टेड है। ठीक है, तो आपसे ये सब नाम नहीं पूछा जाएगा, आपसे लिस्ट पूछा जाएगा कि कितने हुए हैं टोटल। अब देखिए एग्ज़ाम तक हो सकता है 2-4 और बढ़ जाएं या इतना ही रहे, तो एग्ज़ाम में अगर बढ़ेगा तो हम अपडेट लेके आएंगे, लेकिन अभी तक आप याद रखिए कि अभी 75 ही हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। सबसे ज़्यादा इंडिया में कितना है? 75 है ना। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा वेटरन कहीं है तो भारत में ही है, 75 है। और भारत में हम बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 14 है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर हम बात करें, सबसे बड़ा वेटलैंड कौन है भारत का? वह है सुंदरवन। और सबसे छोटा की बात करें यह कौन है? यह है रेणुका। सुंदरवन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। और रेणुका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और इन दोनों पे खूब क्वेश्चन बनता है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक है होमी जहांगीर भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए, ऐसा हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि होमी जहांगीर भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुला है? यह खुला है पंजाब में। पीएम साहब गए थे, इसको उद्घाटन कर दिए हैं। यह किसके अंडर में रहेगा? यह रहेगा टाटा मेमोरियल सेंटर। टाटा मेमोरियल सेंटर कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, तो यही था आज का करंट। फिर हम आएंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। तब तक आप पढ़ते रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना बनता है। तो आप खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। और करंट अफेयर का मैगजीन आएगा, और उस मैगजीन में लगभग बहुत अच्छे तरीके से मैगजीन को डिज़ाइन किया जा रहा है, अंतिम स्टेज में अभी, जिसमें नेशनल और बिहार दोनों करंट अफेयर को शामिल किया गया है। तो आप निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, सब कुछ सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।